गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वर्ल्ड बैंक देख लिए थे। सॉरी, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड बैंक देखे थे। अभी जो है हमारा आईएमएफ है, ठीक है। दोनों ही ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के मतलब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इसको इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स बोला जाता है, ठीक है। दोनों 1944 से इंडिया दोनों का मेंबर फाउंडिंग मेंबर है भाई 1944 में, ठीक है। 1945 से वर्ल्ड बैंक आया, फिर उससे 1947 से आपका आईएमएफ स्टार्ट हुआ काम करना, ठीक है। बहुत सारे ओकेजन में आईएमएफ ने काम इंडिया को हेल्प किया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द आईएमएफ हैज प्लेड वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है भाई। भारत के प्रगति, आर्थिक प्रगति में आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। and is also one of the world's largest research centers in financial stability। आपको पता ही है, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक जो है सो पॉवर्टी रिडक्शन में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जहाँ पे आईएमएफ जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑल्सो मेंशन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म of the body and suggest measures to overcome them। ठीक है। देखिए सारे की चीज को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है भाई हिंदी में ये, ठीक है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, 40 मार्क्स का रहेगा। तो इसको ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीए के, डब्ल्यूटीए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्सिडी इशू को लेके। इंडिया का जो सब्सिडी इशू है ना, उसलिए उसको इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। दिक्कत यहाँ है कि कोई भाई लाइक सब्सक्राइब करता नहीं है, ठीक है। तो मैं भी कुछ दिन बाद इसको छोड़ ही दूंगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आंसर बेस आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, खासकर झारखंड के लिए। आप देख लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा भाई। देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए आईएमएफ क्या है। आईएमएफ है ना कि एक, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। किस लिए है भाई? promoting cooperative and establishment development, cooperative and स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। कोऑपरेटिव छोड़िए दूसरा कोऑपरेटिव एंड स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये यूएस यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो ये है हमारा आपका आईएमएफ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एन यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है भाई। स्टेब्लिश कब हुआ था? स्टेब्लिश हुआ था आपका 1944 में, आपको बताइए ही है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है। ये देखिए
एंड कमेंस्ड इट ऑपरेशन 1944 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1947 में ये मतलब काम करना शुरू किया, केम इनटू ऑपरेशन, ठीक है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर, इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर है 44 देशों में से। कितने लोग ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे भाई? 44। ये पिछले वाले चीज में हमने देख लिया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इन प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव एंड स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी फ्रेमवर्क। देखिए वर्ल्ड बैंक जो था ना, वर्ल्ड बैंक काम करता था किस लिए? गरीबी मिटाओ, एक्सट्रीम पॉवर्टी हटाओ, आपका ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए। वर्ल्ड बैंक किस तरह से काम करता है, हमने डिफरेंस भी देखा था। वर्ल्ड बैंक एक जिम ट्रेनर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ भाई? वर्ल्ड बैंक जो है एक जिम ट्रेनर की तरह काम करता है। सॉरी, जिम ट्रेनर की तरह काम करता है कि आप सुदृढ़ बनो, खाओ पियो, ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। लेकिन आईएमएफ क्या है? ये एक डॉक्टर की तरह काम करता है। मतलब आप हांफने लगे हो, इमरजेंसी बेड में चले गए हो, तब आईएमएफ के पास आओ। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, आप आईएमएफ के पास आओ। लेकिन वर्ल्ड बैंक आप डेवलप करो, डेवलप करने, गरीबी हटाओ, इसके लिए सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ करो, उसके लिए मतलब ये पैसा देती है, लोन देती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का लोन है ना, काफ़ी जीरो टू बहुत लो लो इंटरेस्ट रहता है, इसका लो इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन आईएमएफ का और ज़्यादा टर्म का 30 से 40, लेकिन आईएमएफ का ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आप बताइए 1991 में क्या हुआ था, 90 में आपका जब बीओपी क्राइसिस आया था इंडिया को, तो बहुत सारे टर्म कंडीशन के साथ इंडिया को लोन मिला था, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन आई एम वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं, वर्ल्ड बैंक बोलता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। आप हमेशा एक याद रखिएगा कि भाई आप हमेशा ये याद रखिएगा कि भाई, सॉरी, ठीक है, आप हमेशा ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है सो डेवलपमेंट पे काम करता है, आईएमएफ काम करता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। जब आपकी मुद्रिक साख अधर में हो, तब आईएमएफ आपके हेल्प के लिए आता है, ठीक है। इट इज लाइक डॉक्टर व्हेन यू गो इन द बेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये सब तो कहानी है, आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखना है उस आंसर के लिए। तो सबसे पहले आप आईएमएफ का कुछ एक स्टेटमेंट कोट, जैसे आईएमएफ ने इंडिया को कोविड 19 से लड़ने के लिए और अपना ग्रोथ रेट 6.6 और इस तरह से मेंटेन और डबल डिजिट में मेंटेन करने के लिए 23-24 में इसको क्या मिला था? ब्लू स्टार अवार्ड। ब्लू स्टार कहा था, सॉरी, ब्लू स्टार किसको? इंडिया को, ठीक है। तो ब्लू स्टार कहा था भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, आईएमएफ फोरकास्ट 6.6 ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2026 डिस्पाइट यूएस ट्रैफिक, ऑल्सो फॉर द remarkable achievement during the COVID and growth rate continuous maintaining of the continuous growth rate, India has been awarded a blue star by the IMF, ठीक है। ये आप लिख सकते थे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद ये सब लिख लेंगे, being an specialized agency of UN, it was established in 1944 and commenced its operation in 1947. India
इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ, ठीक है। इट इज एन लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग ए कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट मॉनेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। इस तरह से आप इसको शुरू कर सकते थे। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स है भाई, जैसे वर्ल्ड रिपोर्ट्स रिलीज बाय IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ना, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है, देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हो गया एक। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 3, इंडिया का रैंक कितना है 63, हमने पिछला लेक्चर में देखा था भाई। रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, तो ये सब किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। ये सब किसका है भाई, ये सब किसका है, वर्ल्ड बैंक का, ये सब रिपोर्ट है। कौन कौन सा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट से देखिए जोड़ना कैसे है, वर्ल्ड बैंक किस पे काम करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो वर्ल्ड बैंक का पब्लिकेशन क्या होगा, डेवलपमेंट पे बेस होगा, ठीक है, डेवलपमेंट पे, सोशियो इकोनॉमिक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक आ जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक में, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक में जो इकोनॉमिक वाला, हालांकि दोनों तो इकोनॉमी के लिए काम करता है ना, दोनों तो इकोनॉमी के लिए ही काम करता है। तो देखिए ये जो इकोनॉमिक है ना, ये रीजनल में बदल जाएगा आपका IMF में, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप वर्ल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आएगा, फट से मारना है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग, ये थोड़ा अलग सा नाम है, ये यही एक कंफ्यूजन करेगा आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। फिर रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। और अच्छा, माइग्रेशन क्यों होगा, बाहर जाएंगे तब रिमिटेंस होगा, क्योंकि खुद के देश में डेवलपमेंट नहीं है, तो जहां भी डेवलपमेंट वाला थिंकिंग आए ना, वहां पे आप डाल देना वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग, रिमिटेंस एंड माइग्रेशन, और आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वो देख लेते हैं अभी इधर। अच्छा, IMF क्या क्या करता है भाई, IMF देखिए क्या क्या करता है। IMF करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट, वहां पे हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देखे थे, देख लीजिए, यहाँ पे देखे थे ना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल मॉनिटरिंग, जहां भी आपको फिजिकल, फिजिक टाइप का टर्म दिखे, वहां पे मार देना है आपको ये आपका IMF। दूसरा आप देख लीजिए, इकोनॉमिक टर्म वाला एक ही है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये वाला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये वाला, सॉरी, पता नहीं, मैं पेन में नहीं लिख पाता हूँ, पेन टैब में, ये ये जो है ना, ये वाला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, बस इसको वर्ल्ड बैंक में आ गई। इकोनॉमिक वर्ड से कोई भी रिपोर्ट होगा तो सिर्फ वो होगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। लेकिन बाकी देखिए सारा इकोनॉमिक वाला चीज कहाँ चला जाएगा आपका IMF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ग्लोब आपका रीजनल इकोनॉमिक आपका रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है IMF का काम ही है फिनेंशियल स्टेबिलिटी भाई, तो जहाँ भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा तो कहाँ चला जाएगा, IMF में। तो देखिए ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, क्योंकि IMF क्या करता है, वर्ल्ड का क्रेडिबिलिटी, जो फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, उसको ध्यान में रख के काम करता है। तो जितना भी फिजिकल, फिस्क, फिस्क आपको बताए थे, फिस्क मतलब ट्रेजरी, वो चीज का जहां भी जिक्र होगा डेवलपमेंट छोड़ के, सारा मार देना IMF में। सारा इकोनॉमिक वाला IMF में, एक छोड़ के, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को छोड़ के बाकी सारा इकोनॉमिक, दो इकोनॉमिक वाला है वो IMF में आएगा भाई। फिर फिनेंशियल जहां भी आएगा वो IMF में आ जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट आएगा तो वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आपका। चलिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य देखिए क्या क्या है भाई, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, हम लोग पढ़ ही लिए थे। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एक हो गया। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर भी टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम क्या बोले थे आपको,
लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देता है। ठीक है, आप डेवलपमेंट कर लो, ठीक है, लेकिन आईएमएफ क्या होता है, आप स्टेबल रहो। ठीक है, तो स्टेबल कब होगा, जब एम्प्लॉयमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, टू सिक्योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, देखिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया, थ्रू एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड हेल्पिंग मेंबर्स ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड नीड्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, ठीक है, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस क्या क्या है भाई, कार्य, कार्य ये है देखिए, प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा देना। ठीक है, आर्थिक मदद करना, वो दो तरह से देता है। ठीक है, अपने मेंबर्स को, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट एसबीए और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ। ये शॉर्ट टर्म फिनेंशियल असिस्टेंट होता है कंट्रीज को व्हेन कंट्री इज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लाइक श्रीलंका और इंडिया इन 1991। जब बीओपी कब होता है, हम लोग पढ़े भी थे, बीओपी कब होता है, ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है भाई। करंट अकाउंट में पैसा नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब खत्म हो गया, मतलब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको कैपिटल अकाउंट से मैनेज करते हैं। और कैपिटल अकाउंट कहाँ से आता है, या तो लोन बाहर से, अगर लोन नहीं आया तो आपका जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक, वहाँ से, और वहाँ से भी जब नहीं आया दोनों जगह से, तब हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये हेल्प करती है। ठीक है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट। दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर मीडियम टर्म पेमेंट इश्यूज ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेस। शॉर्ट टर्म नहीं, ये मीडियम टर्म पेमेंट है, मतलब ये 2-4 साल के लिए हुआ, ये मान लीजिए कि आपका 10-12 साल के लिए होगा, लॉन्ग टर्म 30 से 40 साल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म देता है। शॉर्ट टर्म होगा तो एसबीए होगा, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और लॉन्ग टर्म होगा तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए आईएमएफ सर्विलेंस भी करता है, क्या भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ये ओवरसी करता है। ठीक है, एंड मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, कि कोई ऐसा तो देश नहीं है जहाँ जहाँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी बन रहा है। ठीक है, लिबरल नहीं है। ठीक है, क्या पॉलिसी है जिससे उसका इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी, उसका जो वित्तीय साख है वो खतरा में हो सकता है, तो ये सब चीज़ को मॉनिटर और सर्विलांस करता है अपने मेंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये क्या करता है ना, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, किसको भाई, और ट्रेनिंग किसको देता है, अपने मेंबर के सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई हो गया, फिनांस मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो गया, और टैक्स अथॉरिटीज हो गया। ठीक है, एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी वित्तीय आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उसको ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ठीक है, इट हेल्प्स कंट्रीज टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कंट्रीज को बताता है कि भाई आप एसडीजी गोल 2030 तक कैसे पहुंच सकते हो, आपकी क्या पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, इट एक्ट्स ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब पता है ना, आपके पास जब कोई नहीं बचेगा तब ये आपके पास आएगा हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया काम, इतना आप कैसे लिखोगे देख लीजिए आप। पहले जो है सो आप लिखोगे एक कोट या किसी जैसे ब्लू स्टार बोला गया था, है ना, ब्लू स्टार बोला गया था भाई, आईएमएफ ने इंडिया को कहा है, तो इससे लिखोगे, फिर आईएमएफ फोरकास्ट किया 6.6% ग्रोथ, फिर उसके बाद लिखोगे कि इतना में स्टेब्लिश हुआ, ये हुआ, ये हुआ, रिटर्न। ठीक है,
कुछ रिपोर्ट्स डालोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में कूद जाना है, ठीक है क्या, उसके बाद फंक्शंस में, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, उसके बाद देखना है आपको आईएमएफ कोटा क्या होता है। ये आपका 1.5 पेज चला जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला। देखिए आईएमएफ कोटा क्या है और एसडीआर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा और एसडीआर, ये कोटा देख रहे हैं और एसडीआर अभी देखेंगे। एसडीआर बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है ये। देखिए कोटा क्या है, जब आप आईएमएफ के मेंबर हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन होगा आईएमएफ में तो आपका वोट का परसेंटेज कितना है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना बहुमत है, आपका कितना वॉइस है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए आपका 3% कोटा है, 3% वोट है, तो आपका 100 में से आपका वोटिंग काउंट 3 ही होगा, ठीक है। और इस तरह से मिला के सबका डिसीजन होता है, ठीक है। तो हर कंट्री को उसके जो जीडीपी है, उसके बाद इकोनॉमिक ओपननेस है, कितना उसका इकोनॉमी ओपन है भाई, ग्लोबल विलेज है वो, उसका इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी मतलब रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, है ना, कैसा है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व कैसा है। तो ये सब चीजों को मिला के उसका कोटा फॉर्मूला तैयार होता है। जैसे ये है कोटा फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव है, एकदम से मुंह में बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए 50%, 0.50, मान लीजिए 100 है तो कोटा कैसे डिराइव होता है। जीडीपी का वेटेज कितना है, 0.50, मैंने आधा ले लिया जीडीपी। फिर 30% जाता है ओपननेस को, आपका कितना ओपन है आपका कंट्री, इकोनॉमिक ओपन कितना है इकोनॉमिकली। फिर 0.5 जाता है वेरिएबिलिटी को, कितना लेन देन है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद 0.05 जाता है रिजर्व्स को, फॉरेक्स को। फॉरेक्स में क्या क्या आता है, अब हम लोग पढ़े भी थे इसको, फॉरेक्स में क्या क्या आता है बताइए, फॉरेक्स में क्या क्या आता है भाई, फॉरेक्स में क्या क्या आता है, फॉरेक्स में 3-4 चीज आता है। एक तो आ गया आपका फॉरेन करेंसी, प्लस आपका हो गया गोल्ड रिजर्व, ठीक है। फिर आपका आता है एसडीआर जो अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है रिवर्स रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आरटीपी। ये सब मिला के फॉरेक्स होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और इस फॉरेक्स को दिया गया है कितना, 0.05 रिजर्व। इंडिया का फॉरेक्स अभी कितना है, लगभग 700 और 600 समथिंग बिलियन डॉलर, ठीक है, बहुत ज्यादा उछाल। तो ये है वेटेज, जीडीपी को 0.5 दे दो भाई, 0.3 दे दो ओपननेस को, 0.15 दे दो वेरिएबिलिटी को, 0.05 रिजर्व को, ठीक है। देखिए कोटाज आर डोमिनेटेड इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है अभी एसडीआर हम लोग देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कोटा आप समझ गए कि आपका कितना प्रतिनिधित्व है आईएमएफ में, ये आपका कैसे तय होगा, आपका कोटा से। तो कोटा ऐसे डिटरमाइन होता है जो हम लोग अभी देख लिए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखें ना कि अब ये कोटा है ना, ये एसडीआर से डोमिनेट होता है, जो फॉरेक्स का एक रूप है, फॉरेक्स का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे देखिए क्या है एसडीआर, यदि आप हम देखेंगे एसडीआर क्या है, पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। आपके पास यदि जितना ज्यादा आपका वोट मतलब कोटा होगा उतना ज्यादा एसडीआर होगा, ठीक है। तो एसडीआर जो है ना, 1 लाख एसडीआर बराबर होता है 1 वोट। अगर मान लीजिए 10 लाख आपका 10 लाख आपका एसडीआर है तो 10 वोट हुआ आपका, ठीक है। तो 10 वोट टोटल वोट का कितना परसेंट होगा, आपको ये चीज समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है।
अच्छा, ये क्या करता है आपका एसडीआर, ये भी डिफाइन करता है कि भाई एक तो आपका वोट कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्या डिफाइन करता है, हाउ मच लोड, सो लोन, ये लोन होगा, लोड नहीं, ए मेंबर कैन ऑब्टेन। एसडीआर ये एलोकेट करता है कि आप कितना आईएमएफ से लोन ले सकते हो, ठीक है। अभी देखो तो वो जो रिजर्व है ना, वो उसको किस तरह से मेंटेन करना है वो देखिए। एसडीआर जो है आपको किस तरह से मेंटेन करना है देखिए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है आपको कैसे, सॉरी, कैसे मेंटेन करना है। 25 जो आईएमएफ में मान लीजिए आप, एसडीआर है आपका, एसडीआर मतलब एक तरह का पैसा का वेटेज, ठीक है। और वही आपका डिटरमिन करता है कि कितना वोट होगा आपका, ठीक है। आपका कोटा में कितना वोट होगा, कितना भागीदारी होगा भाई, ठीक है। तो एस जैसे 1 लाख एसडीआर बराबर हम बोले ना 1 वोट, तो ये एसडीआर क्या है। एसडीआर है एक पेपर गोल्ड, ठीक है। इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, देखिए यहाँ पे पेपर गोल्ड बोला जाता है इसको, याद कर लीजिए भाई। 1969 में ना इसको लॉन्च किया गया था कि भाई कोई एक करेंसी का लिक्विडिटी या डोमिनेंट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। और ये एसडीआर है ना 5 करेंसी के बास्केट के जो, मतलब 5 करेंसी का जो बास्केट है, उस पे डिपेंड करता है एसडीआर का वैल्यू, ठीक है। वो 5 करेंसी है आपका यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज युआन और जापानीज येन, ठीक है। इन्हीं करेंसी को मिला के एसडीआर बनता है, इसका वेटेज, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता क्या है, ये जो आईएमएफ ने कोटा बनाया ना, ये एसडीआर तो आपको समझ गए में आ गया कि क्या है, पेपर गोल्ड है, कैसे काम करता है वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो कोटा है ना, ये कोटा जीडीपी उडीपी पे जो भी मिला है आपको, और ये जो 0.05 रिजर्व है, इसमें एसडीआर होता है। इसमें एसडीआर फॉरेक्स में क्या होता है, एक एसडीआर भी होता है। तो एसडीआर को मेंटेन कैसे किया जाता है भाई, इस तरह से, इस 5 जो करेंसी है ना, इसका वेटेज पे, इसका जो एवरेज वेटेज होगा इस 5 करेंसी का, वो एसडीआर का वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें जैसे बढ़ाव घटाव होगा तो एसडीआर में भी बढ़ाव घटाव होगा वैल्यू में, ठीक है। एसडीआर कोई फिजिकल करेंसी नहीं है जैसे यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड और रिम्बिम्बी या चाइनीज युआन है। ये एक वेटेज एवरेज है इस 5 करेंसी का, ठीक है। अगर आपके पास फॉरेक्स इस 5 करेंसी में ज्यादा है तो आपका एसडीआर ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इतना तो हो गया, एक कोटा आप देख लिया भाई आपने, एक क्या देखा आपने, कोटा देखा कि आपका कितना पार्टिसिपेशन वोट होगा, वो जो आपका इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आईएमएफ कोटा पे, ठीक है। उसके बाद यही आपको डील करता है कि भाई एसडीआर और कोटा, एसडीआर आपको दिख गया कि क्या होता है, ठीक है। ये पेपर गोल्ड है, इस दोनों को मिला के ही आपका जो है ना कोटा बनता है, मतलब वोटिंग राइट बनता है। और आपका जो होल्डिंग पोजीशन है आईएमएफ में, आपका क्या वेटेज है आईएमएफ में, वो डिफाइन होता है। जैसे इंडिया का भी रैंक है ना 8वां है, ठीक है, ठीक है। कोटा कितना है भाई, 2.75%, और वोटिंग पावर कितना है 2.63, ठीक है। कोटा कितना है 2.75, 8 पोजीशन है, 2.75 2.63 वोटिंग पावर है, ठीक है। अभी देखिए, आईएमएफ का मेंबर को है ना कुछ पैसा वहां पे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है।
जैसे क्या है, मान लीजिए जिस कोटा के हिसाब जो कोटा आपको मतलब मिला है, उस कोटा के प्रोपोर्शनेट आपको वहाँ पे जो मनी है, मनी तो नहीं बोल सकते, करेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, करेंसी का कोटा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एसडीआर हो गया ना, तो उसी तरह से जब आपको कोटा मिला है, इस ये वाला चीज के चलते आईएमएफ कोटा 5.5% जीडीपी, 0.3% ओपननेस, 0.15 वेरिएबिलिटी और 0.05 रिजर्व, तो इसी के बेस में आपको एक कोटा मेंटेन करना पड़ता है। वो क्या होता है, वो करेंसी का कोटा आपको है ना, ये कोटा मतलब करेंसी वाला कोटा, इतना पैसा आपको आईएमएफ में भागीदार बनना पड़ेगा। तो कैसे होता है भाई, प- देखिए आईएमएफ के पास पैसा रहेगा तभी तो लोन देगी, पैसा कहाँ से आएगा, या तो मेंबर कंट्री से लेगे या आउटसाइड ग्लोबल मार्केट से लेगा, और उसी को फिर मेंबर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो पैसा आएगा कहाँ, मेंबर कंट्री को जमा करना पड़ता है, तो कैसे जमा करेगा। 25% वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी और एसडीआर, मतलब वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी मतलब ये सब ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ये सब, ठीक है। ये सब क्यों है, क्योंकि इसका करेंसी बहुत मजबूत है, ये इंटरनेशनल मार्केट में वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसीलिए इसको कोटा पर रखा गया है। इंडिया मेहनत कर रहा है भाई कि हमारा रुपया भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स का पार्ट बन जाए, ठीक है। तो 25% वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी और एसडीआर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व ट्रेंचे, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। मतलब आपके आप मान लीजिए आपको बोला गया है कि 100 एसडीआर आप मेंटेन करो, तो 100 एसडीआर में आपको 25% जो है सो एसडीआर खुद, या फिर इन पांचों में से, इन पांचों को मिला के ही तो एसडीआर बनता है, इन पांचों में से कोई एक करेंसी या दो करेंसी या पांचों करेंसी में से 25% आपको मेंटेन करना है उस कोटा का, ठीक है। और 75% करना है आपका अपनी करेंसी से, है ना। 75% आपको अपनी करेंसी में मेंटेन करना है, ठीक है। और अभी इंडिया का देखिए 2.75 है आपका कोटा, 2.63 है वोटिंग पावर। तो यहाँ तीन चीज समझने लायक चीज था, एक था आईएमएफ का कोटा, प्लस एक है करेंसी कोटा जो आपको मेंटेन करना है, और इसी में आ जाता है एसडीआर जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है। और इसी सब को मिला के आपका वोटिंग पावर बनता है और कोटा, ठीक है। आप देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, युआन रेनबिम्बी जो है मैंने चाइना वाला करेंसी 2016 में जोड़ा गया था, ठीक है। क्यों हो गया भाई, क्योंकि चाइना एक बिग एक्सपोर्टर है, युआन इज फ्रीली यूजेबल, बोल रहा है ना, इंडिया भी फ्रीली यूजेबल हो जाएगा, तो और बड़ा इंडिया का एक फॉरेक्स बढ़ जाएगा, इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा, ग्लोबल इकोनॉमी बनने लगेगा, बन ही रहा है, तो ये भी जुड़ सकता है इंडिया का रूपी, ठीक है। अब देखिए एसडीआर इज नेदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन आईएमएफ, ये नहीं कि आपके पास इतना एसडीआर है तो आप कुछ क्लेम कर लोगे, नहीं, और ना ही ये करेंसी फिजिकली एक्सचेंज, रेदर इट इज पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑन आईएमएफ। मतलब क्या है, एसडीआर आपके पास है ना, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो डॉलर से, युआन से, येन से, ठीक है, जितना होगा आप कर सकते हो। एसडीआर कोई ट्रेड नहीं होता है मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, बट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज, वही बोला, अवेलेबल टू गवर्नमेंट ओनली टू द नॉट टू द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल इसको होल्ड नहीं करता है, गवर्नमेंट। अभी देखिए एसडीआर काम कैसे करता है, उसके लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक करेंसी है, मतलब आईएमएफ है, ठीक है। आईएमएफ ने क्या किया, सॉरी, ये आईएमएफ है, इसने कुछ एसडीआर है यहाँ पर, ये किसी कंट्री को मिला, मान लीजिए कंट्री ए को मिला। अब ए क्या करेगा भाई, एसडीआर तो आ गया, तो एसडीआर तो आपको फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है, ना ही फिजिकल करेंसी है, तो ए क्या करेगा ना, इसको जो मेंबर कंट्री होगा, मान लीजिए बी है, सी है, डी है, ई है, इसको दे देगा एसडीआर, इसको दे देगा एसडीआर, और इसके बदले इसको क्या मिलेगा, फ्रीली यूजेबल करेंसी, जैसे डॉलर मान लीजिए या जो भी, इसको मिल गया। अब फिर ए क्या करेगा, ये करेंसी लेके, इसके पास ए के पास तो करेंसी आ गया, इस करेंसी से अपना डेवलपमेंट काम करेगा।
डेवलपमेंट काम करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर इसके पास पैसा आएगा, यूएस डॉलर या कुछ आएगा, चाइनीज येन, फिर इसको आईएमएफ में जो 25% कोटा है ना, उसमें दे के फिर से एसडीआर खरीद लेगा, ठीक है, ठीक है। आईएमएफ क्या करता है, एक कंट्री को भाई कुछ एसडीआर देता है, मान लीजिए एसडीआर है। अब एसडीआर फ्रीली एक्सचेंजेबल है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ए ने क्या करेगा, बी को एसडीआर देगा, बी देगा कुछ उसको, जो ये 5 करेंसी है उसमें से, ठीक है। फिर जो कंट्री है उसके पास जो भी गुड मतलब पैसा आया एसडीआर के बदले में, उससे कुछ अपना गुड्स सर्विसेज अपना करेगा, फिर उससे जो पैसा आएगा वो रखेगा या जो भी करना है उसका, फिर करेंसी आएगा, फिर उसको एसडीआर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज था हमारा एसडीआर, ठीक है। पेपर गोल बोला जाता है, 1969 में आया, सब कुछ हो गया। उसके बाद देखिए इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर वगैरह ये सब आप अपने से पढ़ लेना भाई, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, फंडिंग है, आईएमएफ का फंडिंग क्या, कोटा सब्सक्रिप्शन, हम बताए ना कि कोटा 25% या 75% रखना पड़ता है, 25% एसडीआर या जो वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी है, 75% आपका अपना करेंसी में, तो ये हो गया। तभी उसके पास पैसा आ जाता है, वही फिर वो लोन देता है। उसके बाद मल्टीलेटरल और बाइलेटरल बोरोइंग, मतलब दो तरह का होता है, जनरल एग्रीमेंट टू बोरो मतलब गैब, ये अभी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम ये कर क्या करता था, 11 इंडस्ट्रियल कंट्री से बोरो करता था। अब आ गया न्यू एग्रीमेंट टू बोरो, नैब, गैब खत्म हो गया, जनरल एग्रीमेंट टू बोरो खत्म हो गया, अभी न्यू एग्रीमेंट टू बोरो है। इसमें क्या है, 40 मेंबर कंट्री से बोरो करता है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नैब, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आईएमएफ ओनली जो लैंड करता है, लोन देता है, सिर्फ मेंबर कंट्री को देता है भाई। आईएमएफ सिर्फ क्राइसिस के समय नहीं, बिफोर क्राइसिस, मतलब लग रहा है कि क्राइसिस आने वाला है तब भी देता है भाई। आईएमएफ कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता है, आपको याद होगा जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, तेजस्विनी योजना, या आपका सर्व शिक्षा अभियान, या आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये सब चीज के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए देता है। आईएमएफ नहीं, आईएमएफ एक कंट्री को लोन दे दिया, अपना जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, वित्तीय साख है, उसको संभालो, ठीक है। उसके बाद देखिए IMF provide both concessional low income countries and non concessional loans, मतलब इंटरेस्ट रेट में कंसेशन करके भी लोन देता है, नहीं भी करके देता है। चलिए, और आईएमएफ का जो लैंडिंग होता है ये मोस्टली कंडीशनल होता है, ठीक है। तो ये सब था लैंडिंग, मतलब लोन किस तरह से देता है। अब हम लोग मेन आते हैं अपना, ये सब तो आपको लगभग 2.5 पेज में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड आईएमएफ हम लोग देखते हैं। आईएमएफ का जो मतलब इंटरनेशनल रेगुलेशन बाय आईएमएफ, आईएमएफ के इंटरनेशनल रेगुलेशन के चलते मनी सप्लाई या फील्ड ऑफ मनी में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ा है, ठीक है। इंडिया उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, ठीक है। जिसके चलते इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ा है भाई इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है, प्रेस्टीज इन इंटरनेशनल फोरम। फिर फॉरेक्स बढ़ा है, वर्ल्ड बैंक का मेंबरशिप हुआ, 8-9 का क्राइसिस में इंडिया को हेल्प किया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प होता है, ठीक है, इंडिया को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस पॉइंट पे टाइमलाइन पे इंडिया को आईएमएफ ने हेल्प किया है। सबसे पहला है पोस्ट पार्टीशन पीरियड, आपको पता ही है, जस्ट पार्टीशन के बाद इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का इशू था, ठीक है। तो उस समय आईएमएफ ने इंडिया को हेल्प किया था। दूसरा क्या है, इंडो पाक वार हुआ था, आपको पता है, 1965 1971 में, ठीक है। उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी थी, फिनेंशियल स्ट्रेस आया था उस समय भी, मतलब आप कह सकते हैं आज़ादी से मतलब
44-45 या आज़ादी से 47 से जब आया से लेके 1971 तक, जब तक आपका इंडो पाक जंग चल रहा था, इंडिया फॉरेन करेंसी कितना लोन लिया था, अराउंड 817 करोड़ का फ्रॉम आईएमएफ, और उसको पे भी कर दिया, ठीक है, एंड हैव फुल्ली रिपेड। ठीक। दूसरा क्या भाई, इंडिया बोरो किया एसडीआर 3.9 बिलियन ड्यूरिंग द 1981 टू 84, और अगेन 91 से 93 के बीच एसडीआर लिया 3.56, देखिए 3.9 लिया था आपका 81 से 84, 3.56 91 से 93। ठीक है। अच्छा, इंडिया बहुत सारा स्पेशलिस्ट जो है ना आईएमएफ के, उसके सर्विस को लिया है। ठीक है, टू मीन्स स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद देखिए 1990 में व्हेन फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया था, मतलब इंडिया के पास बस 2 वीक का पैसा बचा था इंपोर्ट के लिए, तब क्या हुआ था, 3 मंथ इक्विवेलेंट का रिजर्व मिला था इंडिया को, कितना डॉलर का, 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला था, इमरजेंसी फंड। ठीक है, बैलेंस ऑफ कर। उसके बाद इंडिया, हम क्या बताएं, जो लेंडिंग होती है ना आईएमएफ से, वो कंडीशनल होता है, तो 67 टन गोल्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था इंडिया को। ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया ने 1993 के बाद जब 3.56 मिलियन डॉलर का लोन लिया था, बिलियन डॉलर का एसडीआर लिया था, डॉलर नहीं 3.56 एसडीआर लिया था, देखिए 3.56 है ना, 3.56 बिलियन एसडीआर लिया था। उसके बाद कोई लोन नहीं लिया है, सारा पेमेंट बाय 2000 तक इंडिया ने कर दिया भाई, जो भी लोन लिया था देखिए। ठीक है, बाय 2000 तक सारा पेमेंट इंडिया ने आईएमएफ को कर दिया, जो भी लोन लिया था। और 2012 से इंडिया एक क्रेडिटर हो चुका है टू द आईएमएफ, मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है आईएमएफ में भाई, लैंडिंग रिसोर्सेज में। लंदन समिट हुआ था ग्रुप 20 का, ठीक है, G20 समिट। उसमें बोला गया कि भाई आईएमएफ का लैंडिंग कैपेसिटी को 500 बिलियन यूएस डॉलर कर दो आप, बढ़ाने के लिए ट्रिपल करो। उसके बाद इस डिसीजन से क्या हुआ, इंडिया डिसाइड किया इन्वेस्ट करने के लिए इसका रिजर्व इनिशियली अप टू 10 बिलियन थ्रू नोट्स परचेज एग्रीमेंट, एंड सब्सिक्वेंटली सॉरी हाँ सब्सिक्वेंटली 14 बिलियन थ्रू न्यू एग्रीमेंट टू बोरो, नैब और नैप के थ्रू। ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पर आपको लगता होगा कि कोटा बन के फायदा क्या होगा, देखिए कोटा बन के ये फायदा है, जो आप एसडीआर कोटा में जो पैसा रखते हो ना, आपको उस पे आपको वो जब आईएमएफ लोन पे देती है तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, समझे, और आपको जब जरूरत है तब आपको लोन मिलेगा, तो इसलिए एज ए बैंक टाइप का ही काम करता है। एज ए 7 अप्रैल 2011 इंडिया हैज इन्वेस्टेड एसडीआर 750 मिलियन थ्रू द नोट परचेज एग्रीमेंट। 2011 में, अभी ये डाटा को आपको चेंज करना होगा कि 2025 में कितना इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। 2011 तक एसडीआर 750 मिलियन अप्रोक्स इंडिया ने रखा था, कहाँ पे, आईएमएफ में। 25% तो रखना ही है, जो आपको कोटा दिया गया है। अगर आप आईएमएफ के मेंबर हैं, आपकी इकोनॉमिक साइज के हिसाब से, आपका फॉरेक्स के साइज के हिसाब से, आपका ओपननेस के हिसाब से आपको एक कोटा मिलेगा, उस कोटा को आपको फुलफिल करना है, उससे ज़्यादा भी आप एसडीआर उसमें रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको नहीं लगता है कि ये कोटा जो है गरीब कंट्रीज को कम है, यूएस चाइना ये सबको ज़्यादा मिलता है भाई, वॉइस उनका बात ज़्यादा सुना जाएगा, तो इसीलिए ना कोटा रिफॉर्म्स आया था 2010 में। ठीक है, 14th जनरल रिव्यू कोटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14th जनरल रिव्यू कोटास 2010 में आया था, जिसमें इंडिया का कोटा है ना एसडीआर 13,114 मिलियन कर दिया गया था। ठीक है, 5,821
32 मिलियन SDR से इसका कोटा कितना गया, 13,000 जितना भी था। अब क्या है, इंडिया के पास जो है ना, अब कोटा बढ़ा तो भाई इसका वोटिंग पावर भी बढ़ जाएगा, 2.75 हो गया 2.44 से, और इंडिया हो गया 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री इन IMF। 8वां सबसे बड़ा कोटा होल्डिंग कंट्री इंडिया। सबसे बड़ा कौन है, US। ठीक है। और इन सारा कंबाइन कोटा, टोटल कोटा कितना कर दिया गया, 477 बिलियन SDR। ठीक है, मतलब 6% कोटा शेयर हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज का। जैसे मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री US वगैरह का तो मान लीजिए ज़्यादा है ही, उसका तो बढ़ा ही होगा, लेकिन छोटी कंट्री जो है उनका भी अपना वॉइस, उनका भी कोटा 6% बढ़ा। वो अब ज़्यादा लोन ले सकते हैं, वो ज़्यादा चाहे तो करेंसी वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करेंसी रखेंगे तो उनको ज़्यादा, जब वो लोन में घूमेगा IMF के थ्रू, तो उनको ये मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद 15th जनरल कोटा रिव्यू अभी प्रोग्रेस में है, ये मैंने लिखा था जब, भाई ये प्रोग्रेस में था, अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 4 कंसल्टेंट्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयरली आपको कहीं पर दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए IMF का जो चार्टर है, उसका जो आर्टिकल 4 है ना, उसमें होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं अलग अलग कंट्री में, कि भाई इसका पॉलिसी कैसा है, इसका वित्तीय साख कैसा है। ठीक है, IMF के स्टाफ आते हैं, फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट क्या IMF को सबमिट करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पे क्या है, इकोनॉमी आपका कैसा ओपननेस है, क्या पॉलिसी आप कर रहे हो, कैसा डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट कैसा है, इम्पोर्ट कैसा है, सबको मिला के आपका फॉरेक्स क्या है, एक बनता है आपका रिपोर्ट। ठीक है, और वो रिपोर्ट के आधार पे आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, क्रेडिट, और ये जो होता है ना, ये क्रेडिट यूज करती है IMF और अदर जो एजेंसी है ना, क्रेडिट एजेंसी, कि भाई इस इकोनॉमी का, इस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका महत्व ये है। ठीक है, तो इंडिया के प्रेस्पेक्ट में क्या है भाई, देखिए द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF कंक्लूडेड द आर्टिकल 4 कंसल्टेशन विथ इंडिया इन दिसंबर 23। तो इसके अंदर क्या है, IMF आर्टिकल ऑफ आर्ग्यूमेंट है, AOA। आर्टिकल 4 ऑफ IMF का जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है, वो क्या बोलता है, IMF के स्टाफ आएंगे और बायलैटरल डिस्कशन करेंगे मेंबर कंट्रीज के साथ, फिर वहां से इकोनॉमिक डाटा आपका कलेक्ट करेंगे। देखिए, फिर वहां से इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करेंगे, तब विजिट करेंगे कंट्री, उसके बाद इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करेंगे, ये इंगेज करेंगे अपना डायलॉग विद मेंबर कंट्रीज, मेनली विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री और अदर इंस्टीट्यूशन, और इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, ये सब चीज करेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है ना रिफॉर्म में, कि भाई IMF को ना लोअर कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उनका क्रेडिट रेटिंग बढ़ाना चाहिए, ताकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो वैल्यू वैल्यू उस कंट्री को का वैल्यू ट्रू से कर पाए, और उनको अच्छे से लोन मिल पाए। ठीक है, क्या होता है, एज इट्स आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट आर यूटिलाइज बाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, कि A+ है, C- है, कौन सा कंट्री कैसा इकोनॉमिक कंडीशन है, और उस बेस पे उसको लोन मिलता है। ठीक है, most of the Asian countries including India can now raise funds on their own on the basis of strength of their forex reserve and do not have to necessarily go to the IMF like in the past to tide of crisis। ठीक है, अब इस क्रेडिट अपने क्रेडिट के हिसाब से जो आर्टिकल 4, जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है, इसका जो आर्टिकल 4 है, उसमें जो सुधार हुआ है, तो उसमें क्या कर सकता है भाई, उसके थ्रू कोई भी कंट्री लोन उठा सकती है, जरूरी नहीं कि भाई IMF के पास ही जाए। ठीक है, और उसके बाद रिफॉर्म्स इन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हुआ क्या है, बोला क्या जाता है ना,
आईएमएफ यूरोपियन का है, और मतलब एक बोला जाता है कि हेड ऑफ द आईएमएफ शुड बी यूरोपियन, द हेड ऑफ द आईएमएफ शुड बी यूरोपियन एंड द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक शुड बी अमेरिकन। ठीक है, ये ये एक तरह का इनफॉर्मल टाइप का चीज है, अनऑफिशियली ऐसे ही होता है, लेकिन अब आ चुका है कि इसको आप रिकंसिडर कीजिए। ठीक है, आईएमएफ को शुड प्रोबेबली थिंक ओवर इट। ठीक है, रिफॉर्म्स इन डिले सैंक्शन, होता क्या है कि लगभग 55 दिन लगता है मिडिल या लोअर मिडिल इकोनॉमी को लोन देने के लिए। ठीक है, डील होने में, एग्रीमेंट साइन होने में इतना 55 दिन का डिले हो जाता है। ठीक है, लाइक श्रीलंका है ना, श्रीलंका में जब क्राइसिस आई थी तो 180 दिन इसको वेट करना पड़ा था फॉर द लोन ऑफ 2.9 बिलियन इन सितंबर 2023 में। ठीक है, उसके बाद बिल आउट पैकेज, मतलब जब एकदम गला चिपड़ा उस समय जब आपको लोन चाहिए होता है, तो बहुत सारा कंडीशन रख दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारा मतलब ऑब्लिगेशंस रख दिया जाता है आईएमएफ के थ्रू। तो एक छोटा सा देश, गरीब देश कहाँ से कर पाएगा। ठीक है, अब क्या है, इंडिया का जो रूपी है इसको एस्पायर करना चाहिए गवर्नमेंट को टू बी इंक्लूडेड इन एसडीआर मींस बास्केट। जैसे 5 करेंसी है तो इंडिया को भी अपना कुछ करना चाहिए कि भाई हम चाहें। तो ये सब से रिफॉर्म्स था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हुए हैं, आईएमएफ के अचीवमेंट इन ग्लोबल रिस्पेक्ट क्या है, हम इंडिया के बारे में देख लिए। भाई वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके बाद आईएमएफ आया, उसने क्रूशियल रोल प्ले किया स्टेबलाइजिंग वॉर टॉर्न इकोनॉमीज इन यूरोप। यूरोप में एकदम बदहाल स्थिति को सुधारा है। ठीक है, थ्रू फिनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस। उसके बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया 1997-98 में, तो आईएमएफ ने इमरजेंसी फंड दिया साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अभी श्रीलंका को दिया था, इंडिया को दिया था 1990 में। ठीक है, उसके बाद हेल्प फॉर्मर सोवियत यूनियन इकोनॉमीज ट्रांजिट टू मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मतलब जो सोवियत यूनियन का इकोनॉमी कैसा था, या जो उससे 1991 में सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ, तो टाइटन इकोनॉमी था, मतलब उतना ओपन नहीं होता था, उसको एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया आईएमएफ ने। इसका कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे भाई वेस्टर्न डोमिनेशन रहता है। ठीक है, आईएमएफ टू यूरोपियन एंड वर्ल्ड बैंक टू यूरो अमेरिकन ये कहा जाता है। उसके बाद अनफेयरली फेवर्स आईएमएफ है ना, जैसे वेल्दी नेशंस को काफी फेवर करता है, अनफेयरली फेवर्स, जैसे कि पैंडेमिक जो कोविड आया था उसमें वेल्दी जो 7 कंट्री थे ना, उसको 772 मिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला, लेकिन वहीं पे 280 बिलियन का ही मिला गरीब कंट्रीज को। कहाँ, जहाँ पे पॉपुलेशन 1.1 बिलियन था, 7 कंट्री का पॉपुलेशन था 1.1 बिलियन, उसको लोन मिला 772। अमीर देश, 7 अमीर देश जिसकी पॉपुलेशन 1.1 बिलियन था, और गरीब देश जिसका पॉपुलेशन 8 बिलियन है, उसको कितना मिला भाई, 280 280 बिलियन। थ्रेट ऑफ डेबिट ट्रैप, सम गवर्नमेंट है ना, जब आप पैसा मांगने जाते हो तो आपको बहुत सारा कंडीशन रख दिया जाता है, बहुत सारा रिपेमेंट का कंडीशन रख दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से डेट ट्रैप, जो डेट ट्रैप है उसमें फंसने का चांसेस है, ये क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा रिपेमेंट कंडीशन रख दिया जाता है ना कि आप मतलब जैसे लाइक अफ्रीका ही नाउ स्पेंड मोर डेट सर्विसेज कॉस्ट देन हेल्थ केयर, इतना कंडीशन रख दिया जाता है, इतना स्ट्रेंजेंट, इतना इंटरेस्ट रेट, इतना कोलेटरल टाइप का चीज रख दिया जाता है कंडीशन, कि ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका जो है ना, जो लोन लिया है वो रिपेमेंट में ही ज्यादा खर्च कर रहा है बनिस्पत अपने हेल्थ केयर कंडीशन में। ठीक है, ये सब सब कंडीशन था, कंडीशन प्लेस्ड ऑन लोन्स आर टू इंट्रूसिव। उसके बाद पॉलिसीज वर इम्पोज्ड ऑल एट ऑन्स रेदर देन इट इज अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। जितनी भी
मतलब आईएमएफ डिमांड करता है कि कंट्री है ना, जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज करो अपनी कंपनीज को, अब जल्दी से जल्दी लिबरलाइज करो अपनी इकोनॉमीज को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फ्री मार्केट में एक ब्लाइंड फेथ फोर्स कर दिया जाता है पूरर कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए आईएमएफ के जो डिसकंटेंट है उसके चलते ब्रिक्स का जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ना, वो उभर के सामने आ रहा है। आईएमएफ अपना जो साख है उसको मेंटेन नहीं कर पाया जिसके चलते, ठीक है। अब रिफॉर्म्स बोला जा रहा है भाई कि आप जो रेगुलर एलोकेशन है ना एसडीआर को, वो करिए अपने मेंबर कंट्रीज को, ठीक है, ताकि यूएस का डॉलर है ना, यूएस डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो पाए, ठीक है। इसका सर्विलांस करो, बहुत सारे जो कंट्री है ना उसका बढ़िया से सर्विलांस करो, मतलब रिगार्डिंग सर्विलांस कंट्रीज पॉलिसी। उसके बाद देखिए अपने जो लोन पॉलिसी है, कोटा सिस्टम, उस पर सुधार करो, ठीक है। तो ये सब आपका वे फॉरवर्ड है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी, जो चूज होता है मैनेजिंग एमडी जो है या हेड्स जो है, वो सिर्फ यूरोपियन या अमेरिकन ना हो, एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से आए, ठीक है। उसके बाद यूएस का जो डोमिनेशन है ना वीटो करने का, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, उसको आपको ओवरटर्न करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ था आपका आईएमएफ का। इसमें क्रिटिक्स भी हमने देख लिया, उसका सुधार, रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किया गया है, वे फॉरवर्ड, अचीवमेंट, सब कुछ इंडिया से क्या रिलेटेड था, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। एसडीआर along with ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा था आपका आईएमएफ। थैंक यू, गुड लक।